नमस्कार। आज हम वॉल्टर टेविस के 1983 के उपन्यास द क्वींस गैम्बिट पर बात करने वाले हैं। ये कहानी है बेथ हार्मन की, एक अनाथ लड़की जो 1950 और 60 के दशक में मर्दों के दबदबे वाली शतरंज की दुनिया में तहलका मचा देती है। हाँ, और हमारे पास जो इसका एक गहन रिव्यू है वो बताता है कि ये किताब सिर्फ शतरंज के खेल या उसकी चालों के बारे में नहीं है। बिल्कुल। असल में ये कहानी नशा, शक्ति, प्रतिभा के साथ जो अकेलापन आता है और एक पुरुष प्रधान दुनिया में एक औरत होने की क्या कीमत चुकानी पड़ती है, इन सब गहरे मुद्दों को टटोलती है। सही कहा। रिव्यू में ये बात साफ है कि बेथ की जिंदगी जैसे दो पटरियों पर चलती है। एक तरफ है ट्रैंक्विलाइजर की लत जो उसे अनाथालय में ही लग जाती है, और दूसरी तरफ है शतरंज जो वो वहीं के चौकीदार मिस्टर शाइबल से सीखती है। मतलब ये दोनों ही चीजें उसकी पूरी जिंदगी को दिशा देती हैं। और यहीं पर वो बात आती है जिसके बारे में शायद ज्यादा चर्चा नहीं हुई। मतलब जो हाइप थी उसने शायद बेथ की प्रतिभा के पीछे का जो भावनात्मक बोझ था या नशे पर उसकी निर्भरता थी उसे थोड़ा कम करके दिखाया। हाँ, ये अक्सर होता है। शतरंज का जुनून उसे पहचान दिलाता है, ताकत देता है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन जैसे जैसे वो कामयाब होती है वैसे वैसे शराब और ड्रग्स पर उसकी निर्भरता भी बढ़ती जाती है। बिल्कुल। और बेथ का जो चरित्र चित्रण टेविस ने किया है वो कमाल है। वो बहुत प्रतिभाशाली है, लेकिन साथ ही उसमें कई खामियां हैं। वो अंतर्मुखी है, लेकिन बहुत मजबूत इरादों वाली भी है। रिव्यू ये भी कहता है कि टेविस प्रतिभा को किसी वरदान की तरह नहीं, बल्कि एक बोझ की तरह दिखाते हैं। एक ऐसा बोझ जो इंसान को अकेला कर देता है। हाँ, ये बात सोचने वाली है। और ये भी देखिए कि कहानी 50 और 60 के दशक में सेट है, पर उस जमाने के जेंडर रोल्स को कैसे चुनौती देती है। बेथ मर्दों के खेल में पूरे आत्मविश्वास से उतरती है। हाँ, उसे सेक्सिज्म झेलना पड़ता है, खुद पर शक भी होता है, लेकिन वो किसी सहारे पर टिकी नहीं रहती। वो आत्मनिर्भर है। और अगर हम नशे की लत की बात करें, पहले ट्रैंक्विलाइजर फिर शराब, तो वो एक तरह से एक मेटाफर जैसा बन जाता है। ये दिखाता है कि बेथ कैसे दुनिया की और अपने अंदर की उथल-पुथल को, उस केओस को शांत करने की कोशिश कर रही है। शतरंज उसके लिए वो ढांचा है, वो स्ट्रक्चर है, जिसे वो अपनी बिखरी हुई जिंदगी में ढूंढ रही है। हाँ, खेल का कंट्रोल और जिंदगी की अनिश्चितता। बिल्कुल। रिव्यू में सहायक किरदारों का भी जिक्र आता है जो कहानी को और गहरा बनाते हैं, जैसे मिस्टर शाइबल, जिन्होंने सबसे पहले बेथ की काबिलियत को पहचाना। हाँ, बिना ज्यादा कुछ कहे ही। और अल्मा व्हीटली, उसकी एडॉप्टिव माँ, हाँ, उनका रिश्ता भी मतलब काफी जटिल है, पर वो एक भावनात्मक सहारा भी बनती है। फिर बेनी वॉर्ड्स और हैरी बेल्टिक जैसे खिलाड़ी, जो उसकी महत्वाकांक्षा के आईने जैसे हैं। हाँ। वैसे अगर इन किरदारों में से किसी एक के साथ बैठकर बात करने का मौका मिले तो मैं शायद मिस्टर शाइबल को चुनूंगी। उनसे पूछना चाहूंगी कि उन्होंने उस छोटी सी चुप रहने वाली लड़की में ऐसा क्या देखा था। दिलचस्प सवाल है। मिस्टर शाइबल का किरदार है भी बहुत मार्मिक, और टेविस का लिखने का अंदाज भी वैसा ही है, बहुत सधा हुआ, सटीक। वो बेथ के मन के उथल-पुथल को उतनी ही सफाई से दिखाते हैं जितनी कि बोर्ड पर चल रही चालों को। और ये बात भी है कि किताब को शुरू में उतनी पहचान नहीं मिली थी। हाँ, ये सही है। लेकिन 2020 में जब नेटफ्लिक्स सीरीज आई तो इसे जबरदस्त पहचान मिली। हालांकि रिव्यू ये भी कहता है कि किताब पढ़ने का अनुभव थोड़ा अलग है, जो शायद स्क्रीन पर पूरी तरह कैप्चर नहीं हो पाता। बिल्कुल, रिव्यू में किताब की ताकतों का जिक्र है, एक मजबूत महिला किरदार, नशे और अकेलेपन का जैसा असल चित्रण है, और शतरंज के सीन्स का रोमांच। मेरे लिए शायद वो पल जब मिस्टर शाइबुल उसे पहली बार सिखा रहे होते हैं, या फिर जब वो रूस में बड़े बड़े ग्रैंड मास्टर्स का सामना करती है, वो ऐसे पल हैं जो याद रह जाते हैं। मुझे लगता है वही वो पल था जब मुझे लगा ये कहानी कभी नहीं भूलूंगी। हाँ, वो काफी यादगार हैं। लेकिन कुछ आलोचनाएं भी हैं, जैसे कुछ लोगों को बेथ थोड़ी इमोशनली दूर लग सकती है। और जैसा आपने कहा, शतरंज के जो तकनीकी पहलू हैं वो शायद उन पाठकों को थोड़े मुश्किल लगें जिन्हें खेल की ज्यादा जानकारी नहीं है। हाँ, ये हो सकता है। हालांकि टेविस सिर्फ चालें नहीं दिखाते, वो ज्यादातर बेथ के दिमाग में चल रही साइकोलॉजिकल लड़ाई दिखाते हैं। शायद इसीलिए खेल न जानने वाले भी उससे जुड़ पाते हैं। तो कुल मिलाकर इस पूरी चर्चा से, इस विश्लेषण से क्या निष्कर्ष निकलता है? मेरे ख्याल से यही कि ये उपन्यास प्रतिभा और उसकी कीमत चुकाने का एक बहुत ही गहरा मनोवैज्ञानिक चित्र है। ये आत्मसम्मान, नियंत्रण की तलाश
और मुश्किल हालात से ऊपर उठने की कहानी है। और टेविस ने जिस संवेदनशीलता से व्यसन और मानसिक स्वास्थ्य जैसे मुद्दों को छुआ है, वो वाकई तारीफ के काबिल है, खासकर उस जमाने के हिसाब से जब ये लिखी गई थी। सही कहा। और अंत में एक सवाल सबके सोचने के लिए छोड़ जाते हैं, जो इसी पूरी बातचीत से उभरा है। शतरंज की बिसात से अलग जिंदगी के वो कौन से खेल हैं जिनमें हम सब भी कहीं ना कहीं नियंत्रण और अनिश्चितता के बीच संतुलन बनाने की कोशिश करते रहते हैं। नमस्कार, आज हम वॉल्टर टेविस के 1983 के उपन्यास द क्वींस गैम्बिट पर बात करने वाले हैं। ये कहानी है बेथ हार्मन की, एक अनाथ लड़की जो 1950 और 60 के दशक में मर्दों के दबदबे वाली शतरंज की दुनिया में तहलका मचा देती है। हाँ, और हमारे पास जो इसका एक गहन रिव्यू है, वो बताता है कि ये किताब सिर्फ शतरंज के खेल या उसकी चालों के बारे में नहीं है। बिल्कुल। असल में ये कहानी नशा, शक्ति, प्रतिभा के साथ जो अकेलापन आता है और एक पुरुष प्रधान दुनिया में एक औरत होने की क्या कीमत चुकानी पड़ती है, इन सब गहरे मुद्दों को टटोलती है। सही कहा। रिव्यू में ये बात साफ है कि बेथ की जिंदगी जैसे दो पटरियों पर चलती है। एक तरफ है ट्रैंक्विलाइजर की लत, जो उसे अनाथालय में ही लग जाती है, और दूसरी तरफ है शतरंज, जो वो वहीं के चौकीदार मिस्टर शाइबल से सीखती है। मतलब ये दोनों ही चीजें उसकी पूरी जिंदगी को दिशा देती हैं। और यहीं पर वो बात आती है जिसके बारे में शायद ज्यादा चर्चा नहीं हुई। मतलब जो हाइप थी, उसने शायद बेथ की प्रतिभा के पीछे का जो भावनात्मक बोझ था या नशे पर उसकी निर्भरता थी, उसे थोड़ा कम करके दिखाया। हाँ, ये अक्सर होता है। शतरंज का जुनून उसे पहचान दिलाता है, ताकत देता है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन जैसे जैसे वो कामयाब होती है, वैसे वैसे शराब और ड्रग्स पर उसकी निर्भरता भी बढ़ती जाती है। बिल्कुल। और बेथ का जो चरित्र चित्रण टेविस ने किया है, वो कमाल है। वो बहुत प्रतिभाशाली है, लेकिन साथ ही उसमें कई खामियां हैं। वो अंतर्मुखी है, लेकिन बहुत मजबूत इरादों वाली भी है। रिव्यू ये भी कहता है कि टेविस प्रतिभा को किसी वरदान की तरह नहीं, बल्कि एक बोझ की तरह दिखाते हैं। एक ऐसा बोझ जो इंसान को अकेला कर देता है। हाँ, ये बात सोचने वाली है। और ये भी देखिए कि कहानी 50 और 60 के दशक में सेट है, पर उस जमाने के जेंडर रोल्स को कैसे चुनौती देती है। बेथ मर्दों के खेल में पूरे आत्मविश्वास से उतरती है। हाँ, उसे सेक्सिज्म झेलना पड़ता है, खुद पर शक भी होता है, लेकिन वो किसी सहारे पर टिकी नहीं रहती। वो आत्मनिर्भर है। और अगर हम नशे की लत की बात करें, पहले ट्रैंक्विलाइजर फिर शराब, तो वो एक तरह से एक मेटाफर जैसा बन जाता है। ये दिखाता है कि बेथ कैसे दुनिया की और अपने अंदर की उथल-पुथल को, उस केओस को शांत करने की कोशिश कर रही है। शतरंज उसके लिए वो ढांचा है, वो स्ट्रक्चर है, जिसे वो अपनी बिखरी हुई जिंदगी में ढूंढ रही है। हाँ, खेल का कंट्रोल और जिंदगी की अनिश्चितता। बिल्कुल। रिव्यू में सहायक किरदारों का भी जिक्र आता है जो कहानी को और गहरा बनाते हैं, जैसे मिस्टर शाइबल, जिन्होंने सबसे पहले बेथ की काबिलियत को पहचाना। हाँ, बिना ज्यादा कुछ कहे ही। और अल्मा व्हीटली, उसकी एडॉप्टिव माँ, हाँ, उनका रिश्ता भी मतलब काफी जटिल है, पर वो एक भावनात्मक सहारा भी बनती है। फिर बेनी वॉर्ड्स और हैरी बेल्टिक जैसे खिलाड़ी, जो उसकी महत्वाकांक्षा के आईने जैसे हैं। हाँ। वैसे अगर इन किरदारों में से किसी एक के साथ बैठकर बात करने का मौका मिले, तो मैं शायद मिस्टर शाइबल को चुनूंगी। उनसे पूछना चाहूंगी कि उन्होंने उस छोटी सी चुप रहने वाली लड़की में ऐसा क्या देखा था। दिलचस्प सवाल है। मिस्टर शाइबल का किरदार है भी बहुत मार्मिक, और टेविस का लिखने का अंदाज भी वैसा ही है, बहुत सधा हुआ, सटीक। वो बेथ के मन के उथल-पुथल को उतनी ही सफाई से दिखाते हैं जितनी कि बोर्ड पर चल रही चालों को। और ये बात भी है कि किताब को शुरू में उतनी पहचान नहीं मिली थी। हाँ, ये सही है। लेकिन 2020 में जब नेटफ्लिक्स सीरीज आई, तो इसे जबरदस्त पहचान मिली। हालांकि रिव्यू ये भी कहता है कि किताब पढ़ने का अनुभव थोड़ा अलग है, जो शायद स्क्रीन पर पूरी तरह कैप्चर नहीं हो पाता। बिल्कुल, रिव्यू में किताब की ताकतों का जिक्र है, एक मजबूत महिला किरदार, नशे और अकेलेपन का जैसा असल चित्रण है, और शतरंज के सीन्स का रोमांच। मेरे लिए शायद वो पल जब मिस्टर शाइबुल उसे पहली बार सिखा रहे होते हैं, या फिर जब वो रूस में बड़े बड़े ग्रैंड मास्टर्स का सामना करती है, वो ऐसे पल हैं जो याद रह जाते हैं। मुझे लगता है वही वो पल था जब मुझे लगा ये कहानी कभी नहीं भूलूंगी। हाँ, वो काफी यादगार हैं। लेकिन कुछ आलोचनाएं भी हैं, जैसे कुछ लोगों को बेथ थोड़ी
इमोशनली दूर लग सकती है। और जैसा आपने कहा, शतरंज के जो तकनीकी पहलू हैं वो शायद उन पाठकों को थोड़े मुश्किल लगें जिन्हें खेल की ज्यादा जानकारी नहीं है। हाँ, ये हो सकता है। हालांकि टेविस सिर्फ चालें नहीं दिखाते, वो ज्यादातर बेथ के दिमाग में चल रही साइकोलॉजिकल लड़ाई दिखाते हैं। शायद इसीलिए खेल न जानने वाले भी उससे जुड़ पाते हैं। तो कुल मिलाकर इस पूरी चर्चा से, इस विश्लेषण से क्या निष्कर्ष निकलता है? मेरे ख्याल से यही कि ये उपन्यास प्रतिभा और उसकी कीमत चुकाने का एक बहुत ही गहरा मनोवैज्ञानिक चित्र है। ये आत्मसम्मान, नियंत्रण की तलाश और मुश्किल हालात से ऊपर उठने की कहानी है। और टेविस ने जिस संवेदनशीलता से व्यसन और मानसिक स्वास्थ्य जैसे मुद्दों को छुआ है वो वाकई तारीफ के काबिल है, खासकर उस जमाने के हिसाब से जब ये लिखी गई थी। सही कहा। और अंत में एक सवाल सबके सोचने के लिए छोड़ जाते हैं, जो इसी पूरी बातचीत से उभरा है। शतरंज की बिसात से अलग जिंदगी के वो कौन से खेल हैं जिनमें हम सब भी कहीं ना कहीं नियंत्रण और अनिश्चितता के बीच संतुलन बनाने की कोशिश करते रहते हैं? नमस्कार। आज हम वॉल्टर टेविस के 1983 के उपन्यास द क्वींस गैम्बिट पर बात करने वाले हैं। ये कहानी है बेथ हार्मन की, एक अनाथ लड़की जो 1950 और 60 के दशक में मर्दों के दबदबे वाली शतरंज की दुनिया में तहलका मचा देती है। हाँ, और हमारे पास जो इसका एक गहन रिव्यू है वो बताता है कि ये किताब सिर्फ शतरंज के खेल या उसकी चालों के बारे में नहीं है। बिल्कुल। असल में ये कहानी नशा, शक्ति, प्रतिभा के साथ जो अकेलापन आता है और एक पुरुष प्रधान दुनिया में एक औरत होने की क्या कीमत चुकानी पड़ती है, इन सब गहरे मुद्दों को टटोलती है। सही कहा। रिव्यू में ये बात साफ है कि बेथ की जिंदगी जैसे दो पटरियों पर चलती है। एक तरफ है ट्रैंक्विलाइजर की लत जो उसे अनाथालय में ही लग जाती है, और दूसरी तरफ है शतरंज जो वो वहीं के चौकीदार मिस्टर शाइबल से सीखती है। मतलब ये दोनों ही चीजें उसकी पूरी जिंदगी को दिशा देती हैं। और यहीं पर वो बात आती है जिसके बारे में शायद ज्यादा चर्चा नहीं हुई। मतलब जो हाइप थी उसने शायद बेथ की प्रतिभा के पीछे का जो भावनात्मक बोझ था या नशे पर उसकी निर्भरता थी उसे थोड़ा कम करके दिखाया। हाँ, ये अक्सर होता है। शतरंज का जुनून उसे पहचान दिलाता है, ताकत देता है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन जैसे जैसे वो कामयाब होती है वैसे वैसे शराब और ड्रग्स पर उसकी निर्भरता भी बढ़ती जाती है। बिल्कुल। और बेथ का जो चरित्र चित्रण टेविस ने किया है वो कमाल है। वो बहुत प्रतिभाशाली है, लेकिन साथ ही उसमें कई खामियां हैं। वो अंतर्मुखी है, लेकिन बहुत मजबूत इरादों वाली भी है। रिव्यू ये भी कहता है कि टेविस प्रतिभा को किसी वरदान की तरह नहीं, बल्कि एक बोझ की तरह दिखाते हैं। एक ऐसा बोझ जो इंसान को अकेला कर देता है। हाँ, ये बात सोचने वाली है। और ये भी देखिए कि कहानी 50 और 60 के दशक में सेट है, पर उस जमाने के जेंडर रोल्स को कैसे चुनौती देती है। बेथ मर्दों के खेल में पूरे आत्मविश्वास से उतरती है। हाँ, उसे सेक्सिज्म झेलना पड़ता है, खुद पर शक भी होता है, लेकिन वो किसी सहारे पर टिकी नहीं रहती। वो आत्मनिर्भर है। और अगर हम नशे की लत की बात करें, पहले ट्रैंक्विलाइजर फिर शराब, तो वो एक तरह से एक मेटाफर जैसा बन जाता है। ये दिखाता है कि बेथ कैसे दुनिया की और अपने अंदर की उथल-पुथल को, उस केओस को शांत करने की कोशिश कर रही है। शतरंज उसके लिए वो ढांचा है, वो स्ट्रक्चर है जिसे वो अपनी बिखरी हुई जिंदगी में ढूंढ रही है। हाँ, खेल का कंट्रोल और जिंदगी की अनिश्चितता। बिल्कुल। रिव्यू में सहायक किरदारों का भी जिक्र आता है जो कहानी को और गहरा बनाते हैं, जैसे मिस्टर शाइबल, जिन्होंने सबसे पहले बेथ की काबिलियत को पहचाना। हाँ, बिना ज्यादा कुछ कहे ही। और अल्मा व्हीटली, उसकी एडॉप्टिव माँ। हाँ। उनका रिश्ता भी मतलब काफी जटिल है, पर वो एक भावनात्मक सहारा भी बनती है। फिर बेनी वॉर्ड्स और हैरी बेल्टिक जैसे खिलाड़ी जो उसकी महत्वाकांक्षा के आईने जैसे हैं। हाँ, वैसे अगर इन किरदारों में से किसी एक के साथ बैठकर बात करने का मौका मिले तो मैं शायद मिस्टर शाइबल को चुनूंगी। उनसे पूछना चाहूंगी कि उन्होंने उस छोटी सी चुप रहने वाली लड़की में ऐसा क्या देखा था। दिलचस्प सवाल है। मिस्टर शाइबल का किरदार है भी बहुत मार्मिक, और टेविस का लिखने का अंदाज भी वैसा ही है, बहुत सधा हुआ, सटीक। वो बेथ के मन के उथल-पुथल को उतनी ही सफाई से दिखाते हैं जितनी कि बोर्ड पर चल रही चालों को। और ये बात भी है कि किताब को शुरू में उतनी पहचान नहीं मिली थी। हाँ, ये सही है। लेकिन 2020 में जब नेटफ्लिक्स सीरीज आई तो इसे जबरदस्त पहचान मिली। हालांकि रिव्यू ये भी कहता है कि किताब पढ़ने का अनुभव थोड़ा अलग है, जो शायद स्क्रीन पर पूरी तरह कैप्चर नहीं हो पाता।
बिल्कुल। रिव्यू में किताब की ताकतों का जिक्र है, एक मजबूत महिला किरदार, नशे और अकेलेपन का जैसा असल चित्रण है, और शतरंज के सीन्स का रोमांच। मेरे लिए शायद वो पल जब मिस्टर शाइबुल उसे पहली बार सिखा रहे होते हैं, या फिर जब वो रूस में बड़े बड़े ग्रैंड मास्टर्स का सामना करती है। वो ऐसे पल हैं जो याद रह जाते हैं। मुझे लगता है वही वो पल था जब मुझे लगा ये कहानी कभी नहीं भूलूंगी। हाँ, वो काफी यादगार हैं। लेकिन कुछ आलोचनाएं भी हैं, जैसे कुछ लोगों को बेथ थोड़ी इमोशनली दूर लग सकती है। और जैसा आपने कहा, शतरंज के जो तकनीकी पहलू हैं, वो शायद उन पाठकों को थोड़े मुश्किल लगें जिन्हें खेल की ज्यादा जानकारी नहीं है। हाँ, ये हो सकता है। हालांकि टेविस सिर्फ चालें नहीं दिखाते, वो ज्यादातर बेथ के दिमाग में चल रही साइकोलॉजिकल लड़ाई दिखाते हैं। शायद इसीलिए खेल न जानने वाले भी उससे जुड़ पाते हैं। तो कुल मिलाकर इस पूरी चर्चा से, इस विश्लेषण से क्या निष्कर्ष निकलता है? मेरे ख्याल से यही कि ये उपन्यास प्रतिभा और उसकी कीमत चुकाने का एक बहुत ही गहरा मनोवैज्ञानिक चित्र है। ये आत्मसम्मान, नियंत्रण की तलाश और मुश्किल हालात से ऊपर उठने की कहानी है। और टेविस ने जिस संवेदनशीलता से व्यसन और मानसिक स्वास्थ्य जैसे मुद्दों को छुआ है, वो वाकई तारीफ के काबिल है, खासकर उस जमाने के हिसाब से जब ये लिखी गई थी। सही कहा। और अंत में एक सवाल सबके सोचने के लिए छोड़ जाते हैं, जो इसी पूरी बातचीत से उभरा है। शतरंज की बिसात से अलग जिंदगी के वो कौन से खेल हैं जिनमें हम सब भी कहीं ना कहीं नियंत्रण और अनिश्चितता के बीच संतुलन बनाने की कोशिश करते रहते हैं?